नमस्कार। आज की वार्ता का विषय है उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूएसपी जो है, वो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को उन्होंने पिछले साढ़े 7 साल से जिस तरह से हैंडल किया है, वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, उससे बहुत सारे राजनैतिक दलों, अपराधी गैंगों में बेचैनी है। बहुत तो खत्म हो गए हैं, लेकिन जो बचे हैं उनमें बेचैनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर तय कर लेते हैं कि कोई अपराधी अपराध करके, खासतौर से वर्तमान में अपराध करके उत्तर प्रदेश में बच नहीं सकता, या तो वो जेल के अंदर होगा या तो वो दुनिया से बाहर होगा। आपको याद होगा कि जिस समय 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तो कल्याण सिंह ने एक नारा जैसा दिया था। वैसे तो उनका एक वक्तव्य था, लेकिन वो एक तरह का नारा बन गया था कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या दुनिया छोड़ दें या वो जेल के अंदर होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा, तो उसके दो ही ठिकाने होंगे, या तो वो जेल के अंदर होगा, अगर अपराध उसका कमजोर है तो। कमजोर से मतलब बहुत आतंकी टाइप का नहीं है। और अगर आतंकी टाइप का होगा, जो प्रदेश की जनता को भयभीत करे, उस तरह का होगा, जैसे अपहरण हो गया, नियमित मर्डर हो गए किसी एक गैंग द्वारा, फिरौती हो गई, इस टाइप की चीजें अगर कोई करेगा, तो फिर वो कहीं भी हो, अगर वो भारत में है, तो उसको किसी न किसी तरह से उत्तर प्रदेश में लाया जाएगा और उसका ठिकाना कम से कम फिर ये धरती नहीं होगी। ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन अब ये बात उत्तर प्रदेश के लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। यद्यपि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आधे से ज्यादा लोकसभा की सीटें जीती, उसके बाद थोड़ा सा उपद्रव बढ़ा था, लेकिन उसको मुख्यमंत्री ने काउंटर करने में बहुत देर नहीं लगाई। अब मुझे लगता है कि स्थिति यह है कि लोगों को समझ में आ गया है कि भले ही वो लोकसभा में कुछ सीटें हार गए हों, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को आप चैलेंज नहीं कर सकते। संभल का मसला भी हुआ, सबने देखा कि किस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के साथ साथ वहां पर 5 लोग मारे भी गए, लेकिन पुलिस ने उस दंगे को कतई बढ़ने नहीं दिया, वहीं की वहीं दबा दिया। और संभल में उसके बाद से मेरे ख्याल से अगले ही दिन से चीजें सामान्य हो गई थी और अब तो वहां पूरी तरह से नॉर्मल सी है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश वासी और उत्तर प्रदेश की खबर रखने वाले लोग बेहतर ढंग से परिचित हैं। यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता कि अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया, छोटे मोटे होते रहते हैं। अच्छा, अपराध की भी दो श्रेणियां हैं। एक ये कि कोई अपराधी संगठन लगातार अपराध कर रहा है, फिर वो चाहे चोरी कर रहा हो, लूट कर रहा हो, रायजनी कर रहा हो, या इस तरह की कोई भी घटनाएं कर रहा हो। एक ये होता है कि कोई ऐसा मोमेंट आ जाता है कि पता चला दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया और कोई ऐसा मतलब बहुत हीटेड मोमेंट आ गया और उसमें बात ज्यादा बढ़ गई, कोई मर्डर हो गया, मारपीट बहुत ज्यादा हो गई। उस तरीके के केस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो संगठित अपराध है, उस पर लगाम लगाना, वही कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना कहा जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण पहले उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक राहुल सैनी नाम का अपराधी है। उसने अपना छोटा मोटा कोई गैंग बना रखा है और वो अपराध किस तरीके से करता है
कि पहले लोगों को बेवकूफ बनाता है, फोन करता है, उन्हें अपने पास बुलाता है और उसके बाद उनको एक तरह से अपहृत कर लेता है। उसने ये काम सुनील पाल के साथ किया था जो कॉमेडियन है, और अभी हाल में एक अभिनेता है मुश्ताक खान, उनके साथ उसने किया। अब ये ऐसा अपराध है जिसको कि बहुत जल्दी या पहले से इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। अब उसने क्या किया कि मुश्ताक खान को फ़ोन किया, मुश्ताक खान को क्या फ़ोन किया, बल्कि मुश्ताक खान के जो मैनेजर वगैरह होंगे जो उनके कार्यक्रम देखते हैं, वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करके मुश्ताक खान का एक कार्यक्रम बुक किया, शायद दिल्ली में, और एडवांस में कुछ पैसा भी उनको भेजा, फीस के रूप में। उनको एरोप्लेन के टिकट भी दिए, मुंबई से दिल्ली तक आने के। और जब वो दिल्ली में आ गए तो उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके वो बिजनौर ले आया और बिजनौर में उनको एक घर में बंद कर दिया। इसके बाद जो उनके मोबाइल फ़ोन था, उस मोबाइल फ़ोन से लगभग 2.5 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन कर लिया। अब चूँकि जो अपराधी होते हैं, इस तरीके की उनकी आय होती है, तो कई बार वो ऐसी भी हरकतें कर लेते हैं जो उन्हीं के लिए घातक हो जाती हैं। तो मेरे ख़्याल से नशेबाज़ी भी करते होंगे। तो मुश्ताक खान का कहना ये है कि रात में उन्होंने अपने यहाँ हमको रखा, 2.5 लाख रुपए हमारे फ़ोन से ट्रांज़ैक्शन किए, और इसके बाद जब वो लगभग सुबह के टाइम पे गहरी नींद में सो रहे थे, वो चाहे नशे-वशे की वजह से गहरी नींद में हो, जो भी हो, तो मुश्ताक खान वहाँ से निकलकर भागने में सफल हो गए। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर आए, तो नज़दीक में उन्होंने किसी से पूछताछ की होगी, तो कोई एक मस्जिद में वो गए और वहाँ पर उन्होंने सारी घटना बताई। इसके बाद पुलिस को सूचना की गई, पुलिस ने उनको वहाँ से सुरक्षित भेजा। उस राहुल सैनी का को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एक्टिव हुई, और जैसे कि इस तरह के अपराधियों की प्रवृत्ति होती है कि वो रिटेलिएट तो करते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस ने कहा कि आओ बेटा मेरे पास, तो चले आएँगे। तो जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो कुछ उसने असलहा वगैरह का यूज किया, पुलिस ने उसको गोली मार दी। क्योंकि पुलिस सीधे ऐसी जगह पर गोली नहीं मारती है जिससे कि मर जाए आदमी। तो उसके पैर में गोली लगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके गैंग के कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। शायद अब तक उसमें 6 या 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2-3 लोग अभी फरार हैं, जो उनसे पूछताछ में जो पता चला होगा, तो उसमें 2-3 लोग फरार हैं। ये घटना मैं पिछले 3-4 दिनों की बता रहा हूँ। तो एक घटना तो ये उत्तर प्रदेश में हुई। इसके अलावा पंजाब और बिहार, 2 राज्यों से अपराधी उत्तर प्रदेश में आए। अब पता नहीं उनको किसने सलाह दे दी कि भाग के उत्तर प्रदेश आ जाओ या उत्तर प्रदेश में आके अपराध कर जाओ। तो बिहार वाले जो थे, हाँ, बिहार वाले 7 लोगों का एक गैंग आया बिहार से। उन्होंने लखनऊ में एक बैंक की प्रॉपर रेकी की। रेकी करने के बाद इस बात की शंका है कि उन्होंने कहीं न कहीं कोई साठगांठ भी की होगी बैंक में। जो भी हो, अब जब तक वो सामने नहीं आ जाता तो शंका को प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसके बाद उन्होंने एक रात में बैंक की दीवार तोड़ करके, दीवार से आप सुरंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बना करके वो बैंक के लॉकर रूम में घुसे। ये बैंक की अत्यधिक लापरवाही है कि बैंक के लॉकर रूम में कोई घुस जाता है, लॉकर तोड़ता है, और बैंक के जो अलार्म होते हैं, वो नहीं वो मतलब वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो या तो यहीं पे थोड़ी शंका होती है कि या तो उन अलार्म्स को इनएक्टिव किया गया होगा, या ये बैंक की लापरवाही हो सकती है। खैर जो भी रहा हो, तो वो बिहार के 7 लोगों ने लॉकर रूम में, जहाँ बताया जाता है करीब 90 या 95 लॉकर थे, उनमें से 42 लॉकर तोड़ दिए। और भाई लॉकर आदमी अगर लेता है तो उसमें रखता क्या है, या तो वो जेवर रखता है, कुछ लोग कैश भी थोड़ा बहुत रखते हैं, कुछ लोग अपने प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह रखते हैं। तो वो 42 लॉकर लॉकर तोड़ करके जो भी उनको पैसा मिला, जेवर मिला, वो लेकर के चले गए। करोड़ों का कुल मिलाकर के माल उन्होंने हथिया लिया। वो बिहार समझ बैठे होंगे कि बैंक लूट के निकल जाएँगे, तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जैसे वहाँ पे पुल गायब कर देते हैं, रेल की पटरियाँ गायब कर देते हैं, रेल के डिब्बे गायब कर देते हैं, तो उनको लगा होगा कि यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये मतलब वो कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो आदमी ऐसी जगह पे पहुँच ही जाता है। तो वो लखनऊ आ गए। लखनऊ में उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। सुबह जैसे ही ये बात पता चली, उनकी घेराबंदी शुरू हो गई। पहले दिन एक अपराधी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। उसका नाम था अरविंद कुमार। उसको गोली लगी, घायल हो गया। वो शायद वहाँ पर उस समय 4 लोग थे, बाकी 3 भागने में सफल रहे। इसके बाद
लखनऊ में ही एक एनकाउंटर हुआ उसी दिन फिर से, और उसमें एक शोभिंद कुमार नाम का लड़का था, उसको गोली लगी और वो मारा गया। फिर पुलिस ने उसी गैंग के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। बलराम और कैलाश नाम के 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, तो 4 निपट गए। बाकी के जो 3 बचे उसमें से 5वां भागकर बिहार जा रहा था और बिहार बॉर्डर के पास ही गाजीपुर में उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया, वो भी मारा गया। तो 2 मार दिए गए, 3 गिरफ्तार कर लिए गए, और जो 2, ये मैं आपकी कल तक की सूचना बता रहा हूं, जो 2 बचे हुए थे, अगर वो यूपी में होंगे तो उनके बचने कोई चांस नहीं है। और अगर किसी तरह का कोई संपर्क उन्होंने किया होगा किसी भी पुराने मोबाइल नंबर से, या जो पुलिस को जानकारी मिली होगी, तो वो कहीं भी होंगे, उनका बचना मुश्किल है। या तो वो मार दिए जाएंगे या उन्हें यूपी पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, चाहे वो बिहार में हो, बंगाल में हो, या भारत के किसी भी अन्य स्टेट में। भारत के बाहर चले गए तो एक अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर अगर होंगे तो वो नहीं बचेंगे। दूसरी घटना है पंजाब की। अब पंजाब में जो आतंकवादी हैं वो मेरे ख्याल से कम बुद्धि के हैं, क्योंकि वो ऊटपटांग हरकतें करते हैं। अब वो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नाम का एक उन्होंने संगठन बना रखा है, बहुत पुराना संगठन है, वो जर्नैल सिंह भिंडरवाला के जमाने से चल रहा है। बीच में मृतप्राय हो गया था, फिर वो उसको ऑक्सीजन कहीं से मिली है। तो खालिस्तानियों ने पंजाब में पिछले लगभग 3-4 साल से आतंक मचाना शुरू किया है। और पंजाब की सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुझे लगता है कि पंजाब जैसे स्टेट में इतनी नपुंसक सरकार नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट तो है ही, लेकिन सेंसिटिव भी बहुत है। पाकिस्तान से उसकी सीमाएं लगती हैं, जम्मू में आप देखा ही करते हैं क्या होता है। तो पंजाब में भी आतंकवाद दोबारा से पनप रहा है, और पंजाब सरकार कर क्या रही है, अभी कल की न्यूज थी कि वहां पर जो थाने हैं, उन थानों पर नेट लगाए जा रहे हैं कि अगर वो ग्रेनेड फेंकें तो सीधे थानों की दीवारों से, छतों से न टकराएं। मतलब आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो, बजाय इसके कि आतंकवादी अपनी सुरक्षा करें। इससे ज्यादा नपुंसक पुलिस नहीं हो सकती, जबकि पंजाब पुलिस नपुंसक नहीं है, लेकिन सरकार नपुंसक है। जब सरकार नपुंसक होती है तो पुलिस के साथ समस्या हो जाती है कि पुलिस को सरकार के आदेशों के अनुसार काम करना होता है। इसका मतलब यह है कि पंजाब की जो सरकार है वो आतंकवादियों के साथ साठगांठ करके चल रही है। तो वहां के 3 लड़के थे, उन्होंने पंजाब में एक थाने पर ग्रेनेड से हमला किया, और हमला करने के बाद उन्होंने उसकी जिम्मेदारी भी ली सोशल मीडिया पर। और उसके बाद वो पंजाब पुलिस से बचने के लिए उत्तर प्रदेश में आ गए। उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत है, वहां पर चूंकि पंजाबियों की आबादी काफी है, तो उन्हें किसी ने शरण दी होगी, लेकिन जब वहां पहुंचे होंगे तो शायद पता चला होगा कि यार तुम गलत जगह आ गए हो, अब गलत जगह आ गए हो तो यहां से निकलो। उधर पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस ने सूचना दी उत्तर प्रदेश पुलिस को, पंजाब पुलिस की भी एक टीम आई पीलीभीत, और पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिल करके उन तीनों आतंकवादियों की लोकेशन ट्रैक की, उनको घेरा, उन्होंने भागने की कोशिश की, और 3 के तीनों आतंकी परलोक सिधार गए। अब अभी एक वो पन्नू बैठा रहता है कनाडा अमेरिका में, उसका एक वीडियो चल रहा था कि वो कुंभ में गड़बड़ करेगा। अब उसे ये नहीं पता कि जो यहाँ गड़बड़ करने आएगा वो सीधे ऊपर जाएगा। ये यूपी है और यहाँ पर योगी की सरकार है। एक खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का कमांडर है, पाकिस्तान में बैठा है, वो कह रहा हम इसका बदला लेंगे। भाई तुम बदला ही तो ले रहे हो, तुम 84 से कर क्या रहे हो? 84 के बाद तुमको नपुंसक बना दिया गया था, तुम बिलों में छिपे बैठे थे। अब फिर तुमने मुंह उठाने की कोशिश की है, फन उठाने की कोशिश की है, फिर तुम्हारा फन कुचला जाएगा। या तो तुम मारे जाओगे या फिर तुम फिर से बिलों में छिप जाओगे। तो उत्तर प्रदेश में आप संगठित अपराध तो कतई नहीं कर सकते, या आप सोचते हो कि कहीं अपराध करके आप उत्तर प्रदेश में छिप जाओगे, तो वो भी संभव नहीं है। कहीं से आके उत्तर प्रदेश में अपराध करके फिर भाग जाओगे। तो ये याद रखो कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बाद कम से कम भारत में तो आप कहीं सुरक्षित नहीं रह पाओगे, भले ही आप कांग्रेस रूल स्टेट में चले जाओ या कम्युनिस्ट रूल स्टेट में चले जाओ, या किसी भी पार्टी की रूलिंग हो।
पुलिस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होता है और उस कोऑर्डिनेशन में आप बच नहीं सकते हो। आप याद कीजिए मुख्तार अंसारी को, पंजाब की जेल में बंद था, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लेकर के आए, और आज मुख्तार अंसारी कहां है सबको पता है। अतीक अहमद को तो आप कह सकते हो गुजरात में था भाई, स्टेट बीजेपी रूल था। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध करेंगे तो फिर कम से कम भारत में कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस बात को समझना अपराधियों के लिए भी बहुत जरूरी है और राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत जरूरी है, जो जगह जगह पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़का करके अशांति पैदा करना चाहते हैं। संभल के सांसद इस समय जिस स्थिति में हैं, उससे लोगों को समझ में आ रहा होगा। आजम खान का क्या हुआ वो सबको पता है। हमारे यहाँ वो सोलंकी विधायक थे कानपुर में, सीसामऊ से, इरफान सोलंकी, जेल में है पिछले लंबे समय से, विधानसभा की सदस्यता चली गई है। वो बात अलग है कि उनकी पत्नी भी हाल में चुनाव जीत गई है। तो आप राजनीतिक व्यक्ति हो तो भी पुराने आपके अपराध हैं, आप जमानत पर छूटे हुए हो, वर्तमान में अपराध नहीं कर रहे हो, तो आप सुरक्षित रह सकते हो। कोर्ट आपको सजा देगा, वो अपनी जगह है, लेकिन वर्तमान में अगर आपने अपराध किया तो फिर आप कहीं भी रहोगे, सुरक्षित नहीं हो। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।